नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बढ़ती ब्याज दरों के दौर में फिक्स्ड इनकम में कहां बन रहे हैं निवेश के मौके? नए साल में डेट म्यूचुअल फंड से मुनाफा कमाने का क्या हो प्लान और डेट पोर्टफोलियो बनाते समय क्या रखे ध्यान, इसी पे करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। हमारे साथ है खास मेहमान जो हमें बताएंगे डेट में बेस्ट निवेश के क्या विकल्प हैं। पीजीआईएम म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम के हेड पुनीत पाल हमारे साथ है। पुनीत जी, स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के आज के इस न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में। और क्योंकि हम नए साल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं कि नया साल कुछ नई एक्साइटमेंट लेकर आए, पर स्पेशली साल 2022 डेट इंडस्ट्री के लिए, डेट म्यूचुअल फंड के लिए और फिक्स्ड इनकम के लिए कैसा रहा है? क्योंकि वी ऑल नो कि एक रोलर कोस्टर राइड तो डेफिनेटली रहा ही है दुनिया भर के बाजारों के लिए भी, और उससे डेट भी अछूता नहीं रहा। पर मैं अगर कुछ इसके हाईलाइट समझना चाहूँ 2022 में डेट म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स्ड इनकम के लिए, तो उसके मुख्य बातें क्या रही? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आपका पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा, रोलर कोस्टर राइड इस साल रही है डेट म्यूचुअल फंड्स में, और आई विल से कि पूरा जो डेट मार्केट्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी, रेट्स हमने देखे काफी इंक्रीज हुए। उसकी मेजर उसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि आपका इन्फ्लेशन ऊपर रहा, और हमने देखा कि अक्रॉस द वर्ल्ड सब सेंट्रल बैंक्स ने रेट अपने इंक्रीज करे। ये एक मुख्य हाईलाइट जिसे मान सकते हैं हम डेट मार्केट्स का रहा पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में भी रेट्स इंक्रीज करे आरबीआई ने, लेकिन जिस तरह हमने देखा लास्ट 6 महीने से, स्पेशली मई ऑनवर्ड्स, जो रेट इंक्रीज हुए हैं अब धीरे धीरे उनका कम होता जा रहा है। तो क्वांटम एंड पेस ऑफ रेट हाइक्स हैव स्टार्टेड टू स्लो डाउन। जैसे हमने देखा कि लास्ट पॉलिसी मीटिंग में आरबीआई ने सिर्फ 35 बेसिस से अपना पॉलिसी रेपो रेट बढ़ाया। पहले वो 50 बेसिस से बढ़ा रहे थे, तो धीरे धीरे करके अब रेट इंक्रीज जो है वो उनकी मात्रा कम होती जा रही है। यूएस फेड ने भी अपना जो रेट इंक्रीज किया वो 50 बेसिस से किया, पहले वो 75 बेसिस से कर रहे थे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि रेट इंक्रीज जो हो रहे थे, जिस स्तर पे हो रहे थे, उस स्तर में कमी आई है। लेकिन ऑब्वियसली अगला साल बहुत बेहतर रहेगा डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए, क्योंकि रेट इंक्रीज की वजह से यील्ड्स हैं वो काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ चुकी हैं। बिल्कुल पुनीत जी। एक हम जैसा कि संकेत भी हमें मिले कि एक इंटरेस्ट रेट हाई अभी बाकी है, जो कि हम देखेंगे नए साल में। उसके बाद काफ़ी टाइम तक हम देखेंगे लगभग उसी लेवल तक ये जो स्टेटस को बरकरार रहने की उम्मीद जताई जा रही है फॉर द ईयर, रेस्ट ऑफ द ईयर, एज एंड व्हेन जैसा अब स्थिति रहेगी बाजार की। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो हमने देखा और जो एक बार फिर से लोगों का जो एक अट्रैक्शन गया वो एफडी की तरफ गया। अचानक से एफडी लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगने लगी, और डेफिनेटली एफडी से एक पुराना प्यार तो निवेशकों का रहा ही है, क्योंकि एक ऐसा लिक्विड वो डेट ऑप्शन है जिसमें वो पैसे डाले, निकालने की कोई झंझट नहीं है, सुरक्षा है। और उसके ऊपर से अगर आपको राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में ब्याज भी अगर बैंक अच्छा दे रहे हैं तो वो तो चांदी ही चांदी हो गई। एफडी में निवेश करंट ईयर में, अब तो हम ऑलमोस्ट 2023 की तरफ ही आ गए हैं, एफडी में निवेश आपको आने वाले टाइम में कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी जो पीक आउट हम जैसा समझ पा रहे हैं एफडी की रेट्स भी नहीं हुई हैं। हाँ जी, जिस तरह से आरबीआई ने पॉलिसी रेट्स अपने बढ़ाए हैं, उस तरह से ब्याज दर बढ़ी है बाजार में, एफडी रेट्स अट्रैक्टिव हुए हैं, लेकिन साथ में जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उनका यील्ड भी ज़्यादा बढ़ा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां तक आपने लिक्विडिटी की बात करी, तो सेफ्टी की बात करी, तो आई विल से कि डेट म्यूचुअल फंड्स भी इक्वली सेफ और इक्वली लिक्विड होते हैं। इनफैक्ट डेट म्यूचुअल फंड्स में आप विदाउट लॉक इन कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। एफडी में आपका एक लॉकिंग पीरियड रहता है, अगर उससे पहले आप एफडी तोड़ते हैं तो आपको ब्याज दर जो है वो कम मिलती है। ऐसा डेट म्यूचुअल फंड में नहीं है। अपना एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट आप डेट म्यूचुअल फंड से बेहतर तरीके से कर सकते हैं मेरी राय में। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो डेट म्यूचुअल फंड्स, ऐसे डेट म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में जो कि AAA रेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कि काफी सिक्योर माने जाते हैं, काफी सेफ माने जाते हैं। 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी इशू करती है,
उनका भी 100% पोर्टफोलियो मार्केट में उपलब्ध है निवेशकों के लिए। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो डेट म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है इन्वेस्टर्स के लिए, और खासकर जब यील्ड्स अभी ऊपर आ गए हैं अक्रॉस, अगर हम देखें 1 साल से लेके 10 साल तक का जो यील्ड है वो 7% के ऊपर है, 7.5 के आसपास चल रहे हैं, तो काफी अट्रैक्टिव एवेन्यूज हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। और जहां तक सेफ्टी और लिक्विडिटी की बात आपने करी, तो डेट म्यूचुअल फंड्स आर इक्वली सेफ, आई विल से बेटर इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट देन द जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं लाइक एफडी। ओके, पुनीत जी, जो हमारी डेट म्यूचुअल फंड की लगभग 16 कैटेगरीज हैं, हाँ जी। लगभग सिर्फ 1 साल का हमने अभी फिलहाल प्रदर्शन देखा। 1 साल से तो हम उतना ज़्यादा इसको असेस नहीं कर सकते, बट जस्ट फॉर एक आइडिया पर्सपेक्टिव से लगभग हमने देखा कि 2% से लेकर 4 या 5% तक अक्रॉस द डेट कैटेगरीज हमें निवेश मिला है। बस उसमें से बस एक क्रेडिट रिस्क है जिसमें लगभग 13.5% का हमने 1 साल का रिटर्न देखा है। विद इन डेट कैटेगरी ऑल्सो, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर निवेश अभी करना निवेशकों के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है नए साल में? हमारी राय में जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हैं अप टू 5 ईयर मेच्योरिटी वाले, वहां पे निवेशक इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम आपने पहले बोला, अभी हम सिर्फ एक रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई से, और हमारा ये ओपिनियन है, हमारा ये व्यू है कि बाय अप्रैल नॉट ओनली इन इंडिया बट बाहर भी, जैसे यूएस फेड वगैरह हैं, वो भी अपना रेट हाइक कम कर देंगे या एकदम खत्म कर देंगे। उस हिसाब से हमको लगता है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हैं जो कि अप टू 5 ईयर्स मेच्योरिटी वाले हैं, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। और खासकर अगर लोग लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट के एवेन्यू से देखें तो जहाँ पे G-Secs या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ओवरवेट है जिन फंड्स में, वो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बन सकते हैं निवेशकों के लिए अगले साल में, क्योंकि जो स्प्रेड्स हैं AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के, वो अभी G-Secs या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर ज्यादा नहीं है। द स्प्रेड्स आर अराउंड ओनली 30 बेसिस पॉइंट्स। तो अगर हम स्प्रेड्स रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस की बात करें तो G-Secs आर मोर अट्रैक्टिव एंड अप टू 5 ईयर ड्यूरेशन। तो निवेशकों को हम यही राय देंगे या यही एडवाइस करना चाहेंगे, यही रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स देखें जहां पे G-Secs का ज्यादा एलोकेशन है और अप टू 5 ईयर ड्यूरेशन, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड जैसे रेट हाइक्स कम हो जाएंगे या यील्ड स्टेबलाइज हो जाएंगी, तो उनको वहां पे ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। ओके, एक और बात समझना आपसे जरूरी है, वो ये पुनीत जी कि आजकल चर्चा ऊंचे ब्याज दरों के इस माहौल में टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब इसमें हाई रेट्स पर लॉक इन करने का फ़ायदा है अपने निवेश को। ऐसे माहौल में टारगेट मैच्योरिटी फंड आपको एक ऑप्शन नज़र आते हैं किसी भी डेट पोर्टफोलियो में शामिल करने के? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हमने अभी बोला कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में निवेशक देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें टारगेट मैच्योरिटी फंड्स भी आते हैं, और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में एसेट एलोकेशन डिफाइन होती है कि कहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्ट किया जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया जाएगा। तो उस हिसाब से निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जिस हिसाब से उनका रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन भी स्पेसिफाई करी जाती है, एक टारगेट मैच्योरिटी डेट दिया जाता है जहाँ पे ये स्पेसिफाई किया जाता है कि कब ये स्कीम जो है वो मेच्योर हो जाएगी और कितना ड्यूरेशन तक चलेगी, 3 साल की चलेगी, 5 साल की चलेगी या ज्यादा या कम चलेगी। तो उस हिसाब से जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है विद इन द शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी वो आते हैं, बिकॉज जनरली जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स लॉन्च किए जाते हैं वो 3 से 5 साल के मैच्योरिटी में लॉन्च किए जाते हैं, तो वो भी एक अच्छा एवेन्यू है निवेशकों के लिए। पुनीत जी, किसी भी एक डेट पोर्टफोलियो में जो अभी निवेशक सोच रहे हैं कि एक डेट पोर्टफोलियो अपना बनाएंगे, इक्विटी पर तो आमतौर पर लोग नजर रखते हैं, पर डेट के बारे में लोगों की धारणा यूजुअली ये है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, पर डेफिनेटली डेट के भी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क एसोसिएटेड है जो कि हम सबके लिए जानना और समझना जरूरी है। करंट मार्केट सिनारियो में कैसे रिस्क एसोसिएटेड है डेट से,
और पोर्टफोलियो बनाते समय ऐसे कौन से रिस्क हैं अभी जिनका ध्यान में रखने की जरूरत है? देखिए, जहां तक हम डेट में दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक होता है ड्यूरेशन रिस्क और दूसरा होता है क्रेडिट रिस्क। ड्यूरेशन रिस्क मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल का है, लेकिन आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका ड्यूरेशन 1 से ज्यादा है, तो उसमें आपको ड्यूरेशन रिस्क फेस करना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से और बढ़ते रहे, विच इज अ रिस्क, जो कि एक रिस्क है। तो उस हिसाब से आपके रिटर्न आपकी उम्मीद के मुताबिक शायद नहीं आएंगे। तो आपको बहुत जरूरी है निवेशकों के लिए अंडरस्टैंड करना कि वो अपना जो इन्वेस्टमेंट करें किसी भी इन्वेस्टमेंट में, डेट म्यूचुअल फंड में या डेट स्कीम में, उसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन और जो ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम है उसको अलाइन करें या उसके साथ उसके मुताबिक वो इन्वेस्ट करें। अगर उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल का है लेकिन उन्होंने किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट किया जिसका ड्यूरेशन 5 साल या 6 साल है, तो ऑब्वियसली उसमें वॉल्टिलिटी ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे मूव होंगे उस हिसाब से वॉल्टिलिटी रहेगी, तो वो एक रिस्क बन जाता है। और दूसरा रिस्क बनता है क्रेडिट रिस्क का। अगर कोई सिक्योरिटी उस पोर्टफोलियो में डिफॉल्ट कर देती है तो आपका वहां पे रिटर्न कम आ सकता है। सो इन दो रिस्क को मद्देनजर रखते हुए निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और ध्यान की बात ये रखनी चाहिए कि जिस हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है उस हिसाब से वो स्कीम में इन्वेस्ट करें। जैसे कि आपने पहले बताया, 16 कैटेगरी हैं जिसमें वेरियस स्कीम्स आती हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द रिस्क एपेटाइट ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड द इन्वेस्टमेंट होराइजन, दे शुड इन्वेस्ट। उनको अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क के मद्देनजर इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल का है तो आप मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल या 4 साल का है तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है 10 साल का, तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन या डायनामिक बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्रेडिट रिस्क और ड्यूरेशन रिस्क को मद्देनजर रखते हुए ही निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके पुनीत जी, आखिरी सवाल आपसे होगा कि विद इन डेट डाइवर्सिफिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब हम डेट में निवेश करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं या एक्सपोजर रखते हैं अलग अलग ऑप्शंस में, कई बार एफडी हैवी हम कर लेते हैं या फिर एक पर्टिकुलर डेट फंड में हम ज़्यादा पैसे डाल लेते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है और कहीं पर हम ओवर डाइवर्सिफाई ना हो जाएं, क्या उसको लेकर कोई एक परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसका ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमें कहाँ पर कितना पैसा पार्क करना चाहिए विद इन डेट कैटेगरी? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कैटेगरी या किसी भी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें विद इन द एसेट क्लास आप डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इक्विटी में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या थीमेटिक फंड्स या रिपीट कर देना। कैटेगरी सेक्टर फंड्स होते हैं। वैसे ही डेट में अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज को मद्देनजर रखें तो उसमें हम मनी मार्केट फंड में, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो स्प्रेड आउट कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो इन्वेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मनी मार्केट फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में ये ब्रॉड 3 जो कैटेगरीज हैं उसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाई या स्प्रेड आउट कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई। ओके, और जाते जाते विद इन इक्विटी और डेट का जो एक रेशो है, तालमेल है, वो किन फैक्टर्स पर अभी एक नया निवेशक बेस करे अपना, जो कि अभी बाजार में एंट्री करेगा? देखिए, वो तो काफी हद तक एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन पे ही डिपेंड करेगा कि वो एसेट एलोकेशन अपना डेट और इक्विटी में कितना करे। इसके लिए एक जनरलाइज्ड ओपिनियन देना मुश्किल होता है क्योंकि हर एक इन्वेस्टर का अपना अलग रिस्क एपेटाइट होता है, अलग इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि अपना आप रिस्क एपेटाइट देखिए, अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन देखिए और उस हिसाब से एसेट एलोकेशन करिए बिटवीन डेट एंड इक्विटी। डेट इज अ वेरी क्रिटिकल पोर्शन ऑफ द ओवरऑल एसेट एलोकेशन। तो आप जो भी डेट में एलोकेट करते हैं, चाहे वो 40% हो या 50% हो, विद इन दैट आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बिटवीन मनी मार्केट, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। बट ओवरऑल जो एसेट एलोकेशन है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर स्पेसिफिक ही रहना चाहिए क्योंकि हर एक इन्वेस्टर का अपना रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन डिफरेंट होता है। बट वो अपने हिसाब से उसको एसेट एलोकेशन कर सकता है, बट डाइवर्सिफाई डेफिनेटली करना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करेंगे मिस्टर पुनीत पाल। आप हमारे साथ आज के इस डिस्कशन में शामिल हुए और हमने समझा नए साल में डेट पोर्टफोलियो बनाने का तरीका क्या है, कहां पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, कहां पर है निवेश के मौके। बताने के लिए पुनीत जी एक बार फिर से आपका धन्यवाद करेंगे। म्यूचुअल फंड गाइड में अब हम समझने वाले हैं साल 2022 से क्या सबक लेकर हम जाएं साल 2023 में और बनाएं अपना निवेश प्लान। और हमारे साथ हैं इस पर चर्चा करने के लिए amitkukrija.com के फाउंडर अमित कुकरेजा। अमित, बहुत स्वागत है आपका इस शो में और सबसे पहले आने वाले नए साल की बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। 2022 बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल रहा है तमाम निवेशकों के लिए, बाजारों के लिए, न सिर्फ भारतीय बल्कि दुनिया भर के बाजारों के लिए भी। और अभी भी वो पूरा जो प्रोसेस है चालू ही है। पर अगर हम थोड़ा सा सम अप करें 2022 के हाइलाइट्स को और समझें कि साल 2022 कैसा रहा बाजार के लिए, निवेशकों के लिए, तो हम कैसे याद करेंगे इस साल को? देखिए, 2022 को मैं बोलूँगा वॉलेटिलिटी का एक बहुत ही लैंडमार्क ईयर रहा। साल शुरू तो बहुत अच्छा हुआ था, उसके बाद यूक्रेन वॉर की सिचुएशन शुरू हो गई, फिर यूएस में इंटरेस्ट रेट की सिचुएशन आ गई, इन्फ्लेशन बहुत भयंकर रूप से हावी रहा, इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर भी। उसके बाद आपका पेट्रोल प्राइस की उथल पुथल हुई, फिर आपका कोविड की जो पॉलिसीज हैं चाइना में, उससे थोड़ा बहुत वर्ल्ड में रिएक्शन हुआ। उसके बाद इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला गया, रेपो रेट 4% से 6.25% की ओर। क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया, जो बहुत ही अनरेगुलेटेड मार्केट है। तो बहुत कुछ हुआ है इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंशियल मार्केट्स में, और काफ़ी लाइफस्टाइल चेंजेस भी आए, लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ भी जाने शुरू हुए, ऑफिस जाना शुरू हो गया, मून लाइटिंग वाली सिचुएशन थी, फिर जॉब का ले ऑफ शुरू हो गया। काफ़ी कुछ हुआ है 2022 में, और कैसे इसने इन्वेस्टिंग लैंडस्केप को चेंज किया और इन्वेस्टर के माइंडसेट को प्रभावित किया, वो एक इंटरेस्टिंग स्टडी रही है। बिल्कुल, और ये एक्चुअली बहुत ही एक आयरनी हम इसको कह सकते हैं अमित, वो इस साल की रही है। इनफैक्ट इसको एक प्लेजेंट आयरनी हम कहेंगे, जहां पर बाजार में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हमें देखने को मिली। वहीं एसआईपी लोगों ने जमकर की, डीमैट अकाउंट्स लोगों ने बनाए और रिकॉर्ड एसआईपी इनफ्लोज हमें लगातार सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर देखने को मिले, जो सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहने की पूरी उम्मीद है। मतलब लोगों ने अपना जो सेव किया हुआ पैसा था उसको निवेश करने की शुरुआत की और स्मार्ट इन्वेस्टर बने डेफिनेटली। तो हर एक पहलू से साल काफी ज्यादा इवेंटफुल रहा है। पर अब ये उथल पुथल भरा आपने जो पूरे तमाम इवेंट्स बताएं, अगर हम एक गाइड, निवेश गाइड अगर हम बनाना चाहें साल 2023 के लिए, तो उसमें एक निवेशक के लिए टू डू लिस्ट जो होगी या नॉट टू डू लिस्ट होगी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो हम एक निवेशक को बता सकते हैं? इस सवाल का तो स्वाति आंसर बहुत लंबा हो सकता है, तो आप मुझे प्लीज पॉज कर देना अगर मैं आपकी टाइम लिमिट क्रॉस कर बैठूं तो। अगर मैं आपसे बहुत ही नटशेल में अराउंड 5 to 6 समझूं, जो आपने नटशेल आपने बताया शुरुआत में, उसको अगर सम अप करके उससे अगर मैं एक गाइड आपसे समझूं, अगर आप देना चाहें, तो वो पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं? जी, पहला, वॉलेटिलिटी एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी आप मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केट बेस्ड का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सेकेंडरी बायर और सेलर है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डेली बेसिस पे गिर सकती है या बढ़ सकती है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं, तो डेली उसकी वैल्यूएशन में ऊपर या नीचे वो नंबर होना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। जितना उस नंबर में वेरिएशन होता है, उतना उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, और लॉन्ग टर्म में वो रिस्क विद टाइम कैसे एलिमिनेट हो जाता है, और एक वो वेरिएशन का जो नंबर होता है वो कैसे एक अच्छा कांस्टेंट रिटर्न बन जाता है, यही आपको एजुकेशन और फाइनेंशियल अवेयरनेस सिखाती है। तो वॉलेटिलिटी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। केस इन पॉइंट, क्रिप्टो वॉलेटिलिटी देख लीजिए। गोल्ड प्राइस हालांकि काफ़ी स्टेबली ग्रो हुआ, लेकिन क्योंकि हमें ग्रोथ, गोल्ड की कंजम्पशन इकोनॉमी है, हमको गोल्ड खरीदना पड़ता है,
तो डॉलर जब हम देते हैं और डॉलर जब रुपी के अगेंस्ट स्ट्रांग होता जाता है, तो हमारा नेट इफेक्ट गोल्ड के बढ़ने से भी वो डॉलर वैल्यू में हम नेगेटिव हो गए। मार्केट तो वॉलेटाइल रहा ही, फिक्स्ड इनकम भी 4 से 6.25% हो गया, रियल एस्टेट भी थोड़ा सा कहीं पे अच्छा कहीं पे बुरा चलता रहा, और लास्टली जो रुपया था वो डॉलर के अगेंस्ट 11% गिरा है सिंस अप्रैल। 74 रुपए 60 पैसे का जो आपका रुपया था, डॉलर था रुपए के मुताबिक, वो डॉलर अब 83 रुपीस का हो गया है, ऑलमोस्ट 11 रुपए, सॉरी ऑलमोस्ट 11% वीक हो चुका है। तो आपको ये सब चीजें समझ के ही अपनी गोल बेस्ड प्लानिंग करनी है। तो पहला, वॉलेटिलिटी को समझें, कौन से एसेट में कितनी वॉलेटिलिटी है, जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी उतना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के होराइजन में फिट होगा और लॉन्ग टर्म गोल के लिए सूटेबल बनेगा। जितनी कम वॉलेटिलिटी उतना वो नजदीकी गोल के लिए फिट होगा। नंबर 2, देखिए इकोनॉमी ऊपर नीचे होती है, जॉब मार्केट फ्लक्चुएट करता है। एक टाइम था जब मून लाइटिंग के एलिगेशंस लग रहे थे और एक बहुत बड़ा एचआर पॉलिसी का टॉपिक बन गया था फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में। आज हमारे पास टेक स्पेस में ले ऑफ हो रहे हैं। ये वही साल जहाँ पे हम मून लाइटिंग की बातें कर रहे थे, मतलब कि लोगों के पास डुअल ट्रिपल जॉब ऑफर्स थे और इनकम स्ट्रीम्स थी, आज उनके पास एक भी जॉब नहीं है। मतलब आपका कंटिजेंसी फंड कितना महत्वपूर्ण हो गया है, और आपका अगर रिटायरमेंट राउंड द कॉर्नर है तो उसके लिए आपका कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड रिटायरमेंट फंड होना कितना जरूरी हो गया, इस चीज को समझें। तीसरा, आपका खुद का बिहेवियर कैसा है, आप वॉलेटाइल मार्केट में कैसे रिएक्ट करते हैं और क्यों रिएक्ट करते हैं, और आपको हैंड होल्डिंग के लिए आप कोई किसी फ्रेंड के भरोसे चलते हैं या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के भरोसे चलते हैं। आपका खुद का नजरिया क्या है और क्या आप उस नजरिए को कंट्रोल कर पाते हैं ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे नेगेटिव असर ना पड़े। चौथा, आपकी गोल्स कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं इस मार्केट की उथल पुथल से, आप उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और कैसे आप अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस ऑब्जेक्टिवली और सब्जेक्टिवली कर रहे हैं ताकि मार्केट की उथल पुथल से आपके गोल्स पे नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। पांचवा, आप खुद कितना नॉलेजेबल बन रहे हैं, खुद अपने आप में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन में, क्या आप रेगुलेटेड मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप अपने राइट्स को समझते हैं, क्या आप अपने नॉमिनीज और सक्सेशन प्लान को समझते हैं। गॉड फॉरबिड आप ना रहें तो क्या आपके एसेट सेफली आपके सक्सेसर्स के पास चले जाएंगे। गॉड फॉरबिड आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाए तो क्या कोई रेगुलेटर आपको बचा सकता है। गॉड फॉरबिड मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या कोई एडवाइजर आपको आपकी नर्व्स को मजबूत रख सकता है कि घबराए ना, स्टे इन्वेस्टेड, आगे जाके ये टर्न अराउंड हो जाएगा। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो 2022 ने रीइटरेट किए इन्वेस्टर्स के लिए कि और ये कोई नए लेसन्स नहीं है स्वाति, ये पुराने लेसन्स हैं दैट हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम्स, जो वापस ये एक ही अच्छी बात है कि एक ही साल में वो सारे लेसन्स दोहरा दिए गए हैं because of the changing global political situation, macroeconomic situation, market volatility, etc. etc. बिल्कुल सही बोला अमित। वो होता है ना कि एक साल बड़ा एक्सट्रीम टेस्टिंग का साल होता है, तो इनफैक्ट हम कहेंगे पिछले 3 साल कुछ ऐसे ही रहे हैं, और पर इसमें काफी कुछ अच्छा भी निकल कर आया है। और हम जैसा आपने बताया भी कि हम बहुत पहले से ज्यादा अवेयर हुए हैं, हमें मालूम है हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और हमें करना क्या है उसको लेकर। ये तो हमने एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफ़ी एक आपसे समझा, एक ओवरव्यू की करना क्या चाहिए, पर फाइनेंशियल प्लानिंग के और भी एस्पेक्ट्स होते हैं। आपने इमरजेंसी प्लानिंग की बात की, डेफिनेटली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इमरजेंसी प्लानिंग में हमारा इंश्योरेंस भी आता है। उसके बाद फिर एक एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लोन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन तीनों पॉइंट को बहुत ही ब्रीफली आपसे समझूं कि नए साल में इन तीनों ही पॉइंट को लेकर चल के आप कैसे एक पोर्टफोलियो प्लान कर सकते हैं, तो उसमें मेनली किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप थोड़ा सम अप करें शो के एंड में इसको। बिल्कुल, आप मनी मैनेजमेंट के 2 पहलुओं को बहुत जरूर समझें। पहला कि वो बात जो आपके पैसे को ग्रो कर रही है, और दूसरी बात जो आपके पैसे को, आपके वेल्थ को इरोड कर रही है, मतलब खा रही है, नेगेटिवली उसको वेस्ट कर रही है। तो लोन एक ऐसी चीज है जो अगर आपको टैक्स एफिशिएंसी नहीं देता तो वो आपकी वेल्थ को इरोड करता है क्योंकि आप उस पर इंटरेस्ट देते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास इंश्योरेंस फ्रेमवर्क नहीं है, कंटिजेंसी फंड नहीं है, तो आपका जो वेल्थ है वो इरोड हो जाएगा। तो हमेशा
अपना कंटिजेंसी फंड बना के लीस्ट रिस्क प्रोडक्ट में रखें जहाँ पे आपको टैक्स एफिशिएंसी मिले। दूसरा, अपना इंश्योरेंस फ्रेमवर्क स्ट्रांग रखें, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छा रखें ताकि लाइफ क्राइसिस में या मेडिकल क्राइसिस में आप अपनी वेल्थ को इरोड ना कर बैठें और वो इंश्योरेंस आपको बेल आउट करे उस डिफिकल्ट सर्कमस्टांस से। तीसरा, हेल्दी लोन रखें। हेल्दी लोन का मतलब जो उस एसेट पे है जो विद टाइम ग्रो कर रहा है और जिसका ब्याज आपको टैक्स एफिशिएंसी दे रहा है। कोई भी ऐसा लोन जो आपको कोई वेल्थ एक्यूमुलेशन का बेनिफिट या टैक्स एफिशिएंसी का बेनिफिट नहीं दे रहा है, वो लोन हार्मफुल लोन है। वो एक पैरासिटिक एलिमेंट है आपके वेल्थ का, जिसको आप जितना जल्दी निकालें उतना अच्छा है। और लास्टली बिल्कुल। जो आपको एक्यूमुलेशन वाले एस्पेक्ट्स हैं वो समझने हैं, जैसे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझना है, टैक्स एफिशिएंसी समझना है, कैपिटल प्रोटेक्शन समझना है, सेविंग को कैसे इन्वेस्टिंग में चैनलाइज करें ये समझना है, कैसे अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करें ताकि हम ज़्यादा सेव करें, ताकि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करें ये समझना है, और एक बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन बनाएं हर गोल के हिसाब से, क्योंकि हर एसेट में एक वेरिएबल रिटर्न है। बिल्कुल। तो ये एक हमने एक बेसिकली एक रिवाइज किया पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को आपके जरिए, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लक्ष्य बेस्ड अपनी प्लानिंग, बाजार की उथल पुथल से, वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत साइकिल बाजार के आए हैं जो हमने कई सालों के रिकॉर्ड में भी देखे हैं, और अपने लंबे समय के निवेश में डेफिनेटली बने रहें। बहुत धन्यवाद करेंगे अमित आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आज मनी गुरु में बस इतना ही।